ओके, गुड इवनिंग बच्चों। आज 11th की एक क्लास शेड्यूल कर रखी है जिसमें हम मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में आज हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टारगेट थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको लगेगा कि क्यों हम ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम चल रहे हैं, क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़नी है तो हम ये मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। बट ऐसा आपको लग रहा है, ब्रॉड वे में देखा जाए तो आज हम मैथमेटिक्स की हेल्प से फिजिक्स के ही एक पार्ट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स लगभग मैथमेटिकल फिजिक्स जो मैंने ये आप लोगों के लिए कोर्स लिखा है, ये कोर्स लगभग 6 to 7 डेज चलेगा। ठीक है, और हम उसमें कई सारी चीज़ें सीखेंगे और हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हम पढ़ने वाले हैं ये ड्यूरिंग दिस कोर्स, हम सबसे पहले तो बेसिक ग्राफ थ्योरी और नोइंग ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। मतलब होता क्या है कि ग्राफ आपने आज तक पढ़े होंगे 9th क्लास में, और बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में पढ़ के आपने एक चीज़ सीखी होगी कि ग्राफ जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। कुछ यूनिफॉर्म शेप्स के होते हैं, कुछ नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन। आपने देखा होगा यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन जो था उसमें ग्राफ एक स्ट्रेट बनता है और नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन में नहीं बनता है। ठीक है, तो आज हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स को पढ़ते टाइम कुछ ग्राफ्स, बेसिक फंक्शंस जो होते हैं, कुछ ग्राफ्स जो होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, बार बार एक रिपीट करते हैं। तो हम उन रिपीटेटिव उन चीज़ों को पढ़ लेंगे ताकि हमारे को फिजिक्स पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हम बस आपको ये सिखाएंगे कि वो ग्राफ कैसा दिखता है जनरली। ठीक है, मैं आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, बट उसकी एक पिक्चर। होता क्या है ना, जब भी कोई आपके पास डाटा हो या ग्राफ हो, कुछ भी हो, तो वो या मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, वो सिर्फ एक फॉर्मूला भर या डाटा भर नहीं होना चाहिए। वो आपको एक ऐसी चीज हो, कोई फॉर्मूला है तो ऐसा होना चाहिए कि वो आपसे बातें कर सके कि वो क्या है, आप उसको अच्छे से समझ सको, आपको बता सके वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। अब ये क्या बला है, इसके बारे में भी हम अभी आगे जैसे ही ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं ये किस बला का नाम है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है फिजिक्स को सीखने के लिए 11th और 12th की लेवल की। देखिए ऐसा होता है जो 10th लेवल तक की फिजिक्स होती है वो आप बेसिक एल्जेब्रा की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने 10th लेवल तक एल्जेब्रा पढ़ी। 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको ना थोड़ा सा क्या चाहिए, ऐसा मैथमेटिक्स चाहिए जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। अब कैलकुलस क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं, बट ऐसा मैथमेटिक्स चाहिए जो एल्जेब्रा से थोड़ा सा अपग्रेडेड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। ठीक है, और हम क्या डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। अगर कोई ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ में कहां पर पॉइंट मैक्सिमम है, कहां पर पॉइंट मिनिमम है, और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ग्राफ ना दी, आपके पास ग्राफ ना हो, उसकी जगह मैथमेटिकल फॉर्मूला हो और उसका ग्राफ आपको बनाना हो। ठीक है, और उस ग्राफ में आपको पहचानने हो कि क्या उसका मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। जैसे आप 9th क्लास में जीरोस कैलकुलेट करते थे ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते थे, तो उसी तरह से मैथमेटिकली कैसे आप किसी पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इस डिस्कशन में चलेगा। और फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर एल्जेब्रा। वेक्टर एल्जेब्रा क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि बहुत सारी क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर्स फॉर्म में भी होती हैं। 9th क्लास में 10th क्लास में आपने सीखा होगा बहुत सारी क्वांटिटीज कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज भी होती हैं। और उन वेक्टर क्वांटिटीज की एक खासियत होती है बच्चों, इसको अभी हम और बहुत बेसिक डिटेल से पढ़ेंगे। उन वेक्टर क्वांटिटीज की एक खासियत होती है कि उनको आप, जो आपके पास जो मैथमेटिक्स 8th क्लास में आपने जो एल्जेब्रा में रूल्स पढ़े होंगे ना, कम्यूटेटिव लॉ कि a + b = b + a, दो नंबर्स को एक बार में जोड़ सकते हैं। ठीक है, और आगे पीछे कहीं भी जोड़ सकते हैं, मतलब 3 + 2 = 2 + 3। तो ये जो रूल्स होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, है ना, ये सारे रूल्स पढ़े होंगे। अब जिसको ध्यान नहीं है उसको क्या करना है, आज सबसे पहले ये होमवर्क करना है कि एल्जेब्रा को स्टडी करने के बेसिक रूल्स क्या हैं। ये 4 रूल्स हैं।
एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, है ना, आइडेंटिटी, इनवर्स ऑफ द आइडेंटिटी, ये 8th क्लास में पढ़े होंगे आपने, और भी बेसिक में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो वेक्टर फॉर्म में, जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो अब उन डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को आप इन लॉज जो अभी मैंने डिस्कस किया, अभी आपको बोले, उनकी हेल्प से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। उनको एक्सप्लेन करने के लिए नए लॉज की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो हम डिजाइन करेंगे कौन से, उसमें वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है। और ये कुछ आपके कोर्स का पार्ट भी क्या होता जाएगा, फिर वहां से शुरू होता जाएगा, जो आपके फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। बिना इस मैथमेटिक्स के आप स्ट्रेट लाइन मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और भी किसी तरह का जो आपके टॉपिक्स गिवन है उनको आप स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ग्राफ का क्या मतलब है। जनरली आप ग्राफ किसको समझते हैं? ग्राफ जनरली कोई भी जो डाटा है या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ग्राफ और इस डाटा और इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का पिक्चर फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? पिक्चर फॉर्म, ठीक है। तो आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके होंगे कि कैसे आप के पास अगर कुछ सम अमाउंट ऑफ डाटा हो, कुछ डाटा हो, तो उससे कैसे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे उससे आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और कैसे अगर आपके पास सम मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला हो, कोई इक्वेशन हो, तो उसको कैसे ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए 1-2 प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। देखो, पहली प्रॉब्लम तो ये है, ये आपके लिए, ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूँ और ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपको अभी खुद से सॉर्ट आउट करनी है। पहली प्रॉब्लम क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच इक्वेशंस गिवन बिलो। हमने केवल एक इक्वेशन इसमें से उठाई है, ठीक है, जिसमें से क्या है, कोऑर्डिनेट्स में हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन है। देखा, मैंने आपको बोला था ना, अगर हमारे पास कोई सम काइंड ऑफ फॉर्मूला या फिर डाटा हो तो उसका क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम ये कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पिछले क्लासेस का रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो आप देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। दूसरा आपको क्या है, दिल्ली की पॉपुलेशन दिया है डिफरेंट सेंसेस में, देखो ईयर में। तो ईयर ये है 1961, 71, 81, 91, 2001, ठीक है। और पॉपुलेशन है 30 लाख, 55 लाख, 70 लाख, 110 लाख, 150 लाख, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको ये डाटा दिया है, ईयर्स और पॉपुलेशन के बीच में क्या ड्रॉ करना है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या हम इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? हम पहले क्या बनाते थे, एक टेबल कंसीडर करते थे लाइक दिस, ठीक है। हम क्या करते थे, एक टेबल कंसीडर करते थे, ये x की वैल्यूज, ये y की वैल्यूज और बहुत सारी x की वैल्यूज सेलेक्ट करते थे, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, देखो 4y इज इक्वल टू 6x माइनस 12। देखो इस 4y को मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया और इस 12 को इधर से इधर लेके आ गया, तो 4y इज इक्वल टू 6x माइनस 12 एंड दिस y बिकम्स, नाउ y बिकम्स 6/4x माइनस 3, ठीक है। समझ गए? ये इक्वेशन समझ में आई? कैसे किया, इस 4 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ले गया और दोनों से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपको दिख रहा है ये? ठीक है। तो अब यहां से y की वैल्यू, लुक, अब x की वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, यहाँ सपोज x की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर x की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कुछ आएगी, x की वैल्यू 2 एज्यूम करो आप, y की वैल्यू कुछ आएगी, 3 एज्यूम करो कुछ आएगी, 4 एज्यूम करो कुछ आएगी, ठीक है। ये अब आपको खुद से एज्यूम करनी है और खुद से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। दिस इज योर होमवर्क। ये क्या है? आपका होमवर्क है, ठीक है। समझ रहे हो? तो जैसे ही आपके पास ये टेबल आ जाएगी, नाउ यू कैन ड्रॉ अ x एक्सिस लाइक दिस and a y axis like this. You can put the values of x like this and you can put the value of y like this. और आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन पॉइंट्स को आप मैच कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ क्या है? इस इक्वेशन का क्या है? ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, इस इक्वेशन का क्या है? पिक्चर फॉर्म है। क्या है? पिक्चर फॉर्म है, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है। अब नेक्स्ट है, मान लो आपके पास कोई भी, मैंने आपसे कहा
अभी आपने देखा इसमें y जो है वो क्या है 6/4x माइनस 3, ऐसा कुछ इक्वेशन था। वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडिंग ऑन दिस x। देखो ध्यान से, x की वैल्यू बदलते हो तो y की वैल्यू भी बदल जाती है। दिख रहा है, x की वैल्यू बदलते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये एक टाइप के रिश्तेदार हुए, है कि नहीं है। x की वैल्यू बदल रही है, x के साथ साथ क्या हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। जैसे हम दोस्त होते हैं ना, अगर दोस्त कुछ करता है, कुछ सोचता है, तो हम उसी की तरह क्या करते हैं, कुछ 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 एक्टिविटी करने लगते हैं। तो उसी तरह से तो अब आप कह सकते हो y इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ दिस x। ये जो वैल्यू y है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ये वैल्यू ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शन। आज के बाद अगर मैं एक वर्ड यूज करूं y इज द फंक्शन ऑफ दिस x, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू बदलने पे y की वैल्यू क्या होती है, बदल सकती है। और ये फंक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं, देखो फंक्शन में भी y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। अभी हम कुछ लिमिटेड डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कई तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि y इज डिपेंडिंग ऑन दिस x, हेयर दिस डिपेंडेंसी इज लीनियर, हेयर दिस डिपेंडेंसी इज पैराबोलिक, मतलब पावर 2, ठीक है। कैसी पावर में है, 2 की पावर में है। यानी कि अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने को कहूंगा तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। x की कुछ वैल्यू एज्यूम करिए, y की कुछ वैल्यू आपको पता चलेगी, x की कुछ वैल्यू एज्यूम करिए, y की वैल्यू कुछ पता चलेगी। और ये इस बात की खासियत है, यहाँ पर हमेशा एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो क्या होगी, जो भी आप x और y की वैल्यू एज्यूम करेंगे, ग्राफ कैसा आएगा, एक लाइन। कैसा आएगा, एक लाइन। सोचने वाली बात है ना, है ना। तो अब मैं आपसे कहूं फंक्शन क्या हुआ, फिर फंक्शन कौन सा हुआ, लीनियर। फंक्शन कौन सा हुआ, लीनियर फंक्शन। कौन सा फंक्शन हुआ, लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो अब हम देखो, वो एक ये पिक्चर है, इस पिक्चर को मैथ्स की लैंग्वेज या जनरल लैंग्वेज में कुछ बात बोलने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये वो उस वर्ड को मैं बोल रहा हूं, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जब भी कोई y x पे डिपेंड कर रहा है, आप जानते हो, तो फंक्शन क्या हुआ, वो कैसे डिपेंड कर रहा है, इस बात को क्या कहेंगे हम, फंक्शन कहेंगे। या तो लीनियर फंक्शन होगा या पैराबोलिक फंक्शन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन, अब जैसे ये इवन एंड ऑड फंक्शन जो हैं, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, जब हम कुछ फंक्शंस के बारे में क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। ग्राफ के पास क्या क्या चीज होती है, आपके पास डाटा था, आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला था, आपने उसको किस में कन्वर्ट किया, पिक्चर फॉर्म में। पिक्चर को क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। और ग्राफ कैसा हो सकता है, फंक्शन कैसा हो सकता है, लीनियर हो सकता है। ग्राफ को रिलेशन कैसा हो सकता है, लीनियर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन हो, अब मैं सीधा सीधा बोलता हूं, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन हो, मान लो सीधा सीधा है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे डांस करता हुआ है, कोई भी फंक्शन है। अब इस फंक्शन को के पास कितनी चीजें हैं जो हमें समझनी है, ताकि बाद में मैं मैथ्स की चीजों को कंपेयर करूं और साइंस को समझने की कोशिश करूं, ठीक है। तो कितनी चीजें हैं ग्राफ के पास, 3 चीजें हैं। एक है स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ द ग्राफ। और दूसरा क्या है, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। दूसरा क्या है, मैंने बताया ना, कितना एरिया इसने कवर किया है। पहली चीज क्या है, स्लोप। दूसरी चीज क्या है, कितना एरिया कवर किया। तीसरी चीज ये भी है कि इस ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कहां कहां पर है, ठीक है। देखो इसमें कई सारे मैक्सिमम है, 1 2 3 4, देखो 4-5 मैक्सिमम पॉइंट दिख रहे हैं और इतने सारे मिनिमम पॉइंट दिख रहे हैं। इसमें केवल एक ही मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ, इसमें भी एक यहाँ है, एक यहाँ है ना। तो कितने मैक्सिमम पॉइंट हैं, कहाँ हैं, ये सब हमको क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और बाद में हम इसका कंपैरिजन करके फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को क्या करेंगे, समझेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि स्लोप, मान लीजिए, अब सबसे आसान से सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक ये ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है। ये क्या है, fx, फंक्शन है x का, क्या है ये, fx। यहां पे देखो, अगर यहां पे आप अगर यहां की वैल्यू क्या लेते हो, x, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है यहां पे, सपोज कीजिए x, और इस पॉइंट की वैल्यू यहां पे क्या ले लेते हैं, सपोज x प्लस h, कुछ जोड़ देते हैं इसमें, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, h,
ये डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, h, तो इसमें h जोड़ दिया तो x प्लस h कुछ दूरी पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट कितना हुआ, मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है नहीं, y इज इक्वल टू अगर x है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, लीनियर है, x स्क्वायर है तो ये फंक्शन कैसा है, पावर 2, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर x है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इस वाले आंसर में x स्क्वायर हो जाएगी और fx हो जाएगी, ये कितना हो गया fx, ठीक है। और यहाँ पर उस x की वैल्यू कितनी हो गई, fx प्लस h, क्या हो गई बच्चों, fx प्लस h। अच्छा स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसी को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अभी हम इसको थोड़ा सा और पढ़ लेंगे जिसको आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो यहाँ क्या है, अगर मैं इसको, अगर इस पॉइंट को, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, ठीक है। अगर किसी को डाउट है कि स्लोप को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका एक एग्जांपल वो ऐसे देख सकता है। आपको ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ, यस और नो, दिख रहा है ना। अगर सोचो इसका एक देखो क्यों स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, इसका डिस्कशन करेंगे पहले 2 मिनट, ठीक है। तो देखो ये टेन थीटा है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर इसका हाइट ये है और बेस ये है, अगर मैं इसका हाइट बहुत ज्यादा बढ़ा दूं और बेस को क्या कर दूं उतना ही रखूं, तो क्या इसकी स्लोप क्या होगी, ये होगी, स्लोप इंक्रीज हुई नहीं हुई। अगर यहाँ कोई बॉल रखेंगे तो आसानी से लुढ़केगी, यस और नो। और अगर यहाँ पे कोई बॉल रखूंगा तो उसको लुढ़कने में क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और ये एकदम से लुढ़क जाएगी, क्यों, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है। स्लोप मतलब ढलान, स्लोप मतलब ढलान, ठीक है। अगर मैं इसका अगर क्या करूं, बेस बहुत इंक्रीज कर दूं, कहां पे लिखूं, यहाँ पे, अगर मैं इसका बेस यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं इसका बेस बहुत बड़ा कर दूं यहां तक, ठीक है, तो ये स्लोप क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, यस और नो। यानी कि बेस बड़ा इंक्रीज करते हैं तो स्लोप क्या होती है, कम होती है। अगर हाइट इंक्रीज करते हैं तो स्लोप क्या होती है, बढ़ती है। तो स्लोप किसके बराबर हो सकती है, हाइट बढ़ाने पे बढ़ती है और बेस कम करने पे कम हो जाती है, इसीलिए डिनोमिनेटर में है कि नहीं है। तो हाइट अपॉन बेस और परपेंडिकुलर, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में ट्रायंगल में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को। और इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मैथ्स में हमने एक और नाम है, वो है क्या, टेन थीटा। क्या बोलते हैं इसको, टेन थीटा, स्लोप ऑफ द। अब देखो मान लीजिए आपके पास, जैसा कि मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था, ये एक क्या है बच्चों, ग्राफ है, ये कोई फंक्शन है, ये क्या है भाई, फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है। अब मुझे इस फंक्शन का, इस लाइन का क्या करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब देखो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, रिवीजन है, देखो ध्यान से। अब इसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट आप यहां पे ले लीजिए, एक पॉइंट आप यहां पे ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, इस 2 पॉइंट में सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये कितना है एक्स एक्सिस, और ये कितना है वाई एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, एक्स, कितना हो गया, एक्स। और ये क्या है, ये यहां से यहां है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स प्लस एच, कितनी हो गई ये, एक्स प्लस एच, ओके। अब देखो तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर डिस्टेंस कितनी होगी, मैंने अभी आपको बताया था y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, और फंक्शन लीनियर हो कैसा हो वो सब पता चल जाएगा हमें, क्या देख के, कि वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या y इज इक्वल टू एक्स है, या y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, कुछ भी है, जैसा भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे फंक्शन में, जो भी फंक्शन है उसमें अगर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एच, तो फंक्शन में रखते ही क्या हो गया, वो एक्स प्लस एच। तो जब वो एक्स की वैल्यू एक्स है तो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है, जब एक्स की वैल्यू एक्स प्लस एच है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स प्लस एच।
अब देखो इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप इज इक्वल टू आपने पढ़ा था अभी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना हो गया, x प्लस एच माइनस एक्स, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है x प्लस एच, ये डिस्टेंस कितनी है x, तो कितना हो गया x प्लस एच माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। तो ये हाइट कितनी हो गई, यहां पर की डिस्टेंस क्या हो गई h। एंड लुक यहां कितना है, ये कितना है एफ एक्स प्लस एच, यहां से यहां तक की y में कितनी है x प्लस एच, और यहां से यहां तक की कितनी है एफ एक्स, तो ये कितना हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, कितना हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया यहां से एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप क्या हो गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन बेस इज एच। तो ये क्या हो गया बच्चों स्लोप, और इसी को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो इसको, ऐसा भी लिख सकते हो, x की कोई वैल्यू y की कोई वैल्यू, बट यहां हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट इस स्लोप में एक चीज है, देखो जो स्लोप इन दोनों के बीच में आई वही स्लोप हर जगह होगी, क्योंकि हर जगह ढलान सेम है, कहीं तो ढलान बदल नहीं रही है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था अगर ऐसा ग्राफ होता तो यहां हर जगह ढलान बदल रही है, दिख रहा है, बट यहां नहीं बदल रही है। तो ये है यूनिफॉर्म ग्राफ, कैसा ग्राफ है यूनिफॉर्म ग्राफ, और इसकी स्लोप कैसे निकाली जा सकती है, आसानी से ऐसे निकाली जा सकती है, ठीक है। अगर ग्राफ जो है कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, लाइक दिस, तब कैसे निकालेंगे स्लोप। अब आपको कोई दो पॉइंट लेने हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था रास्ता, ऐसे निकालते हैं। तो आप कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करोगे यहां और यहां, इन दोनों के बीच को ऐसे करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालने की कोशिश करोगे, बट क्या होगा, अभी तक तो हर जगह यहां बीच में देखो जहां निकाल रहे थे वहां पर सब जगह स्लोप सेम थी, बट यहां हर जगह बदल गई, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया है कि नहीं है। तो यूनिफॉर्म ग्राफ का स्लोप तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बट नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का स्लोप आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग टाइप का मैथमेटिक्स होता है जिसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। उसमें हम क्या प्रोसेस, जैसे यहां तो हमने ऐसा वाला प्रोसेस यूज किया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल वो ट्रायंगल को देख के, यहां हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे इसका डिस्कशन अपकमिंग क्लासेस में होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे अब आप, सेकेंड थिंग इज एरिया अंडर दिस कर्व। मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है एफ एक्स है, और ये x है, और ये y है। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया अंडर दिस कर्व, नाउ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया अंडर दिस कर्व। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर को यहां ज्वाइन करते हो तो ये एरिया इसने क्या किया, कवर किया। एरिया कैसे निकाला जा सकता है, इसका एरिया 1/2 L इंटू बी, और इसको अगर आप बेस कंसीडर कर लेते हो और ये अगर हाइट है तो बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे इसका एरिया आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। उसका शेप देख के आप आसानी से, अगर यूनिफॉर्म ग्राफ रहेगा तो आपको शेप पहचान में आएगा, ठीक है। अब अगर कर्व नॉन यूनिफॉर्म है, मान लो अगर ग्राफ हमारा ऐसे डांसिंग करता हुआ है लाइक दिस, नाउ अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखो मान लो आपको यहां पर तक का, यहां तक का एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये है इसके अंडर, ठीक है। लेकिन यहां तो सिर्फ ट्रायंगल जैसा या नॉन सिमेट्री थी, यहां ये क्या है, इतना पार्ट इधर एक्स्ट्रा है, इतना पार्ट इधर एक्स्ट्रा है, इतना पार्ट इधर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे मैथ्स में सॉल्व किया जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, कि किसी भी कर्व के अंडर एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस के अंडर का, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये उसका स्लोप वाली अगर प्रोसेस आपको देखनी है तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से सॉर्ट आउट होगी, और एरिया वाली प्रोसेस देखनी है तो वो कौन सी हेल्प से सॉर्ट आउट होगी,
इंटीग्रल कैलकुलस से सॉल्व होगी। ठीक है, सिमिलरली किसी भी जो ग्राफ है उसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम आने वाली क्लासेस में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा, हाउ वी विल स्पीक फिजिक्स यूजिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स, मैथमेटिक्स। कैसे हम फिजिक्स बोल रहे हैं, मतलब कैसे हम इसको फिजिक्स में यूज कर रहे होंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, ये मैथमेटिक्स क्यों चल रही है। देखो इसका आंसर, इस क्वेश्चन से आपको, इस क्वेश्चन का आंसर जब मैं आपको दूंगा तो आपको पता चलेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब लुक देखो, मान लो मैं एक बॉय हूं यहां पर और मैं यहां से यहां तक चल के जाता हूं। ठीक है, और दूसरा बॉय है वो मेरे को, मैं सपोज मैं बॉय 1 हूं और मुझे यहां से यहां तक जाने में कितने सेकंड्स लगते हैं, 5 सेकंड्स लगते हैं। सपोज करो 10 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, कितने सेकंड्स लगते हैं, 10। अब मान लो आप हो, आप यहां से यहां क्या कर सकते हो, आसानी से 5 सेकंड्स में पहुंच सकते हो। ठीक है, पहुंच सकते हो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कौन तेज चल रहा है इसमें, मैं कि आप। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं आप। चलो इसको एक बार हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलने की और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये बॉय 1 था। ठीक है, ये बॉय 1 था। बॉय 1 को यहां से यहां जाने में, सपोज उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतने दूर तक गया, वो 10 स्टेप्स तक गया। ठीक है, तो उसको कितने सेकंड्स लगे, 10 सेकंड्स लगे। अब सपोज कीजिए ये बॉय 2 है, ये बॉय 2 है और बॉय 2 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, वो बॉय 2 यहाँ पे पहुंचा कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में। 5 सेकंड्स में। ठीक है, अब देखो इसको, ये दो इंफॉर्मेशन इसमें तो हैं कि एक कि बॉय चल रहा है, दूसरा कि बॉय को चलने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि बॉय, देखो आपका दिमाग प्रोसेस कर सकता है इस बात को कि ऊपर वाला बॉय स्लो चल रहा है, नीचे वाला बॉय फास्ट चल रहा है। बट अगर मैथमेटिक्स देखूं या इस फिगर को देख के बात करूं तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं बता सकते, आप ये फिगर ये नहीं बता रहा है कि कौन सा बॉय तेज चल रहा है, कौन सा बॉय धीरे चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखो कैसे कोशिश करते हैं इसमें। एंड दिस एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द टाइम एंड दिस ये पोजीशन, वाई एक्सिस पोजीशन ऑफ दिस बॉय 1 एंड 2। पहले 1 की पोजीशन देखो, t 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूं कि बॉय 1 जब 1 सेकंड था तब 1 पे था, 2 सेकंड जब था 2 पे था, 3 सेकंड जब था बॉय 3 पे था, 4 सेकंड जब था बॉय 4 पे था, 5 सेकंड पे 5 पे था। तो बॉय 1 का क्या बना ग्राफ, एक ऐसा बना। ये क्या है, बॉय 1। अब दूसरा बॉय जब देखो, जब दूसरा बॉय 5 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया, तो जब हाफ सेकंड में कहां पहुंचा होगा, 1 में। अगले 1 सेकंड में कहां पहुंच गया होगा, 2 में, लाइक दिस। ठीक है, अगले 2.5 सेकंड में वो कहां पहुंचा होगा, 3 में, लाइक दिस। तो जो बॉय का जो स्लोप आएगा, वो ग्राफ आएगा, वो कैसा आएगा, बॉय 2। ठीक है, अब देखने वाली बात यहां ये है कि बॉय 1 का जो मोशन है, मोशन और टाइम का जो ग्राफ है वो कैसा बना, ये बना। बॉय 2 का कैसा बना, ऐसा बना। ठीक है, अब क्या इन दो ग्राफ्स को देख के आप ये कह सकते हो कि कौन सा बॉय फास्ट चल रहा है, कौन सा बॉय स्लो चल रहा है, जबकि आप जानते हैं बॉय 2 जो है वो फास्ट है, बॉय 1 क्या है, स्लो है। तो अब यहां देखो बेटा, जिस ग्राफ में
जब भी हम पोजीशन और टाइम ग्राफ ले रहे हैं, उसमें देखो जिस बॉय के पास स्लोप ज़्यादा है वो मुझे एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला है या फिर मेरे दिमाग ने मुझे बताया है कि वो क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है। समझ गए? तो हम ये कह सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, अब देखो यहां स्लोप ज्यादा है इसलिए फास्ट है, यहां स्लोप कम है इसलिए स्लो है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है, स्लोनेस और फास्टनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और स्लोनेस और फास्टनेस को जो हम बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज, ये साइंस की लैंग्वेज में उसका नाम हमने स्पीड या फिर वेलोसिटी रखा है। मोशन की स्पीड कौन बताता है? फास्टनेस और स्लोनेस कौन बताता है? स्पीड। कौन बताता है? स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, और देखो इस ग्राफ की स्लोप जो है वो किसको बताएगी? स्पीड को बताएगी। यस और नो? समझ रहे हैं? और ये स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हम जानते हैं इस ग्राफ का जो भी स्लोप है वही इसकी स्पीड है। और स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज पोजीशन एंड या फिर डिस्टेंस, वट एवर यू वॉन्ट टू से, डिस्टेंस अपॉन व्हाट इज बेस इज टाइम। दैट्स व्हाई यू ऑलवेज से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो किसको बताता है? ऑब्जेक्ट के स्लोनेस और फास्टनेस को बताता है। उसका नाम हमने स्पीड रख दिया। कायदे में वो प्रैक्टिकली हमें क्या बता रहा है? कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है। यस और नो? तो ऐसे हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स को। हमने स्लोप का कंपैरिजन स्लोनेस और फास्टनेस से किया। यस और नो? और हमने क्या कर दिया? आसानी से समझ लिया कि फिजिक्स के जो एक इवेंट था, नेचर का एक इवेंट था, उसको क्या कर दिया? उसके साथ कंपेयर कर दिया। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, इसीलिए ये क्वेश्चन लिखा था बच्चों मैंने यहां पर कि हाउ वी विल स्पीक फिजिक्स यूजिंग मैथमेटिक्स। कैसे हम फिजिक्स को बोलेंगे बाय यूजिंग दिस मैथमेटिक्स, जो हम अभी कर रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को इस लेक्चर को बहुत आसानी से और बहुत कूल माइंड होके समझना है। वंस यू नो दिस चैप्टर देन यू नो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फिजिक्स। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट थिंग इज आई वांट टू टॉक अबाउट सम बेसिक फंक्शंस। ठीक है, होता क्या है ना, जो ये ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ मैथमेटिक्स में तो बहुत वाइड होते हैं, बट नेचर में क्या होता है कि कुछ लिमिटेड फंक्शंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। वही लिमिटेड फंक्शंस क्या होते रहते हैं? बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं कि मैथमेटिक्स के कुछ जो सिलेक्टेड वो हैं फंक्शंस हैं उनको स्टडी कर लेते हैं, और उनको स्टडी करते ही हम क्या करने लग जाते हैं, उनको समझ लेते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनका बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि कभी वो फ्यूचर में कहीं पे आए तो हम उसका यूज आगे अपने फ्यूचर में कर सकें, उसको कंपेयर करने के लिए आसानी से कर सकें। ऐसा हम करते हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, उनको मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो आप उनको नोट करते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो फंक्शन आपने स्टडी किया है, पहला जो रिलेशन है, इट इज y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। ठीक है, रिलेशन कैसा है? y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। इफ n इज इक्वल टू 1 दिस बिकम्स y इज इक्वल टू x। If n is equals to 2, this becomes y is equals to x square. If n is equals to 3, this becomes y is equals to x की power 3, like this, or up to so on. Finally, it becomes y is equals to x की power n. तो यहाँ हम फंक्शन हम कहते हैं, यहाँ कह सकते हैं yes, y is the function of x. Yes or no? Yes. और कैसा फंक्शन है? When n is equals to 1, then it is a linear function. When n is equals to 2, it is a quadratic function, और up to so on ऐसे। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मैं ग्राफ जो है इसका हर किसी उसके लिए बनाने नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपको एक क्वालिटेटिव वे में डिस्कस कर देता हूं
कि x टू दी पावर n टाइप का कहीं पर भी आपको कोई फंक्शन दिखे, अगर मैथ्स में कहीं पर भी कोई फिजिक्स के कोई फॉर्मूला में कुछ भी करके कुछ कहीं पर भी x टू दी पावर n टाइप कोई चीज लिखी होगी, वेलोसिटी स्क्वायर लिखा हो, वेलोसिटी क्यूब लिखा हो, बहुत जगह देखा होगा ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और बहुत सारे फॉर्मूले, मुझे अभी यही याद आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले में जहां भी आप कैसा फंक्शन देखें, x की पावर n टाइप का फंक्शन देखें, कैसा फंक्शन देखें, x टू दी पावर n टाइप का फंक्शन देखें, तो याद रखना बच्चों वो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, अगर ये x है ये y है, अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 है, एट दैट टाइम दिस फंक्शन लुक्स लाइक दिस. This is the y is equals to x to the power n. When n is equals to 1, then this graph looks like this. If n is equals to 2, this graph looks like a parabola. आप बना के देखो, आप बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है. बट ये आपको ध्यान रखना है कि x टू दी पावर 2 जहां पर भी हो वो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला, ठीक है. अगर यही ग्राफ x टू दी पावर 2 की जगह x टू दी पावर 4 भी हो सकता था, n इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4. देन अगर ये ग्राफ x टू दी पावर 2 की जगह x टू दी पावर 4 होता, तो यस ग्राफ इज लुक्स लाइक अ पैराबोला, बट द स्ट्रिपनेस ऑफ दिस पैराबोला विल इंक्रीज फ्रॉम बोथ द साइड्स लाइक दिस, ठीक है. कैसे, आप देखो एक मोटा आइडिया बताता हूं आपको. x इज इक्वल टू 0 होने पे y की वैल्यू भी 0 है, यस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना. अगर x की वैल्यू क्या रख दें, हम 1 रख दें, तो y की वैल्यू भी 1 रहेगी. तो ये ग्राफ ऐसा कुछ होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहां तक ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज करेगा और ऐसे, ठीक है. x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 और अप टू सो ऑन. लेकिन अगर आप x की वैल्यू माइनस में पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर आप कितना रखते हैं, -2 रखते हैं या -1 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, फिर पॉजिटिव होगी. अगर x की वैल्यू अगर आप -2 रख दें, देन व्हाट विल हैपन, दिस y इज इक्वल टू -2 इंटू -2, देन इट बिकम्स +4, और सिमिलरली फॉर 1 ऑल्सो. तो ये ग्राफ इस साइड y की वैल्यू तो x की वैल्यू माइनस रखने पर भी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी. ये ग्राफ लेफ्ट साइड में भी ऐसा बनेगा जो मैंने डायरेक्टली बनाया था, ठीक है. तो कभी भी आपके पास x टू दी पावर n टाइप का फंक्शन हो, तो उस x टू दी पावर n टाइप का फंक्शन जो भी है, उस x टू दी पावर n टाइप के फंक्शन की खासियत ये है, अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो वो सीधी लाइन बनेगी कहीं पे, और अगर n की वैल्यू इवन में है, स्क्वायर 4 6 8, तो आपको ग्राफ ऐसा पैराबोला देखने को मिलेगा. और डिपेंडिंग ऑन की पैराबोला की जो स्टीपनेस है वो उसकी पावर्स इंक्रीज होते जाने पे क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. पावर इंक्रीज होंगी तो स्टीपनेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि स्लोप भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है. अगर फंक्शन ऑड हो, देन व्हाट विल हैपन, अगर ये x क्यूब हो तब क्या होगा, तब फंक्शन इज लुक्स लाइक दिस, क्योंकि स्क्वायर होगा तो स्टीपनेस ये है, x की पावर 4 पे ये है, तो x क्यूब में स्टीपनेस कहीं यहां बीच में आ जाएगी, ठीक है. वो अलग, वो एक ही बात है. तो लेकिन जब x की वैल्यू माइनस रखी जाएगी, तब y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस. क्यों, x क्यूब अगर रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1. अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, बिकॉज -1 क्यूब इज -1. ओके, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, लाइक दिस, ठीक है, नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है. तो जब भी हमारे पास कोई x टू दी पावर n टाइप का फंक्शन होता है, उस x टू दी पावर n टाइप का फंक्शन, x टू दी पावर n टाइप जो फंक्शन है उसका बेसिक फीचर कैसा होता है बच्चों, लाइक दिस, ठीक है. और ये इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से. आर यू गेटिंग दिस, समझ में आया. तो इसको बोलते हैं हम x टू दी पावर n टाइप ऑफ फंक्शंस. आई हैव अ y इज इक्वल टू साइन x. व्हाट इज दिस, दिस इज द साइन फंक्शन. कैसा फंक्शन है, साइन फंक्शन. मे बी आप इस फंक्शन के सभी ग्राफ्स, अच्छा
अब कोई ये सोचे कि जो प्रीवियस फंक्शन मैंने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, इसका स्लोप कैसे निकालूंगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n टाइप का कोई भी फंक्शन दिया हो, वो कैसा दिखेगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। इस फंक्शन का, इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकलेगा, वो प्रोसेस हम डिफरेंशियल कैलकुलस में सीखने वाले हैं अभी, कि इसका इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस का स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर वो x इज इक्वल टू 1 है तो यू कैन, इसमें भी मैथमेटिक्स में आप एंगल्स का यूज करके अप टू सम एक्सटेंट स्लोप निकाल सकते हैं, बट हम डायरेक्टली डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे। हम मैथमेटिक्स के इस पार्ट को बाईपास करेंगे कि अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो तो उसकी स्लोप कैसे निकलती है, सिर्फ एंगल्स का यूज करके, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करे बिना, उसको हम बाईपास कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इसलिए हम सीधा डिफरेंशियल कैलकुलस में यहाँ से जंप करेंगे कि अगर आपके पास कोई साइन एक्स टाइप का फंक्शन हो तो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं, और जिसको नहीं पता उसको अभी हम ये बताने जा रहे हैं। अगर x की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर x इज इक्वल टू 0 डिग्री है, देन y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। और साइन 90 अगर है तो x की वैल्यू अगर 90 है, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन y इज इक्वल टू 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 1, तो ये ग्राफ लाइक दिस। और 90 से लेके 1 तक के बीच में ग्राफ देखो, x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू सपोज हो 30 डिग्री, 90 से 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो देन इट बिकम 0.5, 1/2, देन y बिकम्स 1/2। तो यानी कि वैल्यू इंक्रीज करने पे 90 तक x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और 90 डिग्री पे जाके वो क्या हो जा रही है 1 मैक्सिमम। साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होती है, ये जानते हैं, दिस इज द लिमिट, साइन इज ऑलवेज क्या 0 to 1, ठीक है। तो सॉरी -1 to 1, तो ये मैक्सिमम। फिर उसके बाद देखो 90 के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे 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 क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और 180 आते आते ये 0, ये 90 π/2 लिख देता हूं, और ये 180 2 पाई तक आते आते क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर जैसे जैसे नीचे आया, सोचो नीचे आते आते ये पहले यहाँ 270 डिग्री पे मैक्सिमम होगी, 3 पाई क्या पाई, सॉरी दिस इज पाई, दिस इज पाई, 3 π/2 एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है। 360 डिग्री पे आते आते फिर से क्या होगी 0। और जैसे जैसे हम एंगल को चेंज करते जाएंगे ये वैल्यू ऐसे ऐसी होती जाएगी। तो कोई भी अगर आपको साइन फंक्शन दिखे, दिस साइन फंक्शन इज ऑलवेज लुक्स लाइक दिस, वो हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगा और अपनी वैल्यूज को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप 11th के कोर्स में लास्ट चैप्टर में सीखोगे कि कैसे रिपीटेटिव मोशंस को मैथ्स की में कंपेयर किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको समझे तो, ठीक है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी साइन फंक्शन दिखे वो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। और सिमिलरली अगर आपके पास y इज इक्वल टू cos x इस तरह का फंक्शन हो तो वो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, वो भी सिमिलर, बट वो जस्ट लाइक दिस। अगर ये 0 से शुरू है तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, 1 से। तो x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 होने पे y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 1, अदरवाइज लाइक दिस, -1 +1 एंड -1, +1 -1 +1 -1 करके क्या करेगा, रिपीट करेगा, बट वैल्यू 0 होने पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, +1। इज इट ओके, ठीक है। तो ये हमने 3 बेसिक फंक्शन आज स्टडी किए हैं। फंक्शन y इज इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक है, इट्स लुक्स लाइक दिस और दिस, एक ही ग्राफ में बना देता हूं, ठीक है। ये इफ n इज इक्वल टू even, दिस वन इज n इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। ये इस तरह का कुछ ग्राफ दिखता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैंने बता दिया, -∞ टू +∞, इधर से इनफाइनाइट में भी माइनस तक, माइनस एक्सिस में भी इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस एक्सिस में भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन है हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये कैसा होता है, 0 से स्टार्ट होता है और अपनी वैल्यूज को किस किस के बीच में, 1 से लेके -1, +1 टू -1 रिपीट करता रहता है, ठीक है। थर्ड फंक्शन इज
y is equals to cos x. What is this? This is cos x and it looks like this, कि ये भी अपनी वैल्यूज को 1 से लेके -1 के बीच में क्या करता रहता है, +1 से लेके -1 के बीच में क्या करता रहता है बच्चों, रिपीट करता रहता है, बट कहां से होता है, 1 से, ठीक है, एट 0 डिग्री। स्टार्ट का मतलब 0, एंगल और भी हम कुछ भी ले सकते हैं, बट अभी रेफरेंस क्या ले रहा हूं मैं, 0 डिग्री। रेफरेंस कितना ले रहा हूं, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री की बात करें तो साइन थीटा 0 रहेगा और इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके रेफरेंस पे कहां से कहां लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 बेसिक फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिक्स को पढ़ने के लिए, ये आज हमने सीखे। कल हम कुछ और बेसिक फंक्शंस को स्टडी करेंगे और हम मूव करेंगे किसकी तरफ, डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ। किसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ। और आज का समरी जो है वो क्या है, सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने ये सीखा कि ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास कोई डाटा दिया होता है तो हम उसका, या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये बात हमने पिछली क्लासों से रिकॉल करी। और फिर हमने ये सीखने की कोशिश करी कि अगर मेरे पास एक ग्राफ दिया है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड थिंग हमने सीखी, अगर उस ग्राफ के पास कितनी कितनी चीज़ें हैं, एक उसके पास स्लोप है, एक एरिया है, और एक क्या है उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट है। ये जब मुझे 3 चीज़ें पता चल गई, हमने ये भी सीखा स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर ग्राफ यूनिफॉर्म होगा तो स्लोप कैसे निकलेगी, अगर यूनिफॉर्म होगा तो एरिया कैसे निकलेगा, अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो सबसे टॉप पे पॉइंट दिख रहा है वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, एक्स की वैल्यू दिस मच पर, वाई की वैल्यू ये जो है मैक्सिमम है, ओके। और हमने ये भी सीखा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ रहेगा तो हम कैसे चुपचाप डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे स्लोप निकालने के लिए, और कैसे हम मूव ऑन हो जाएंगे एरिया निकालने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ, ठीक है। थर्ड थिंग हमने पढ़ी कि हम इन सब मैथमेटिक्स को पढ़ के उसको फिजिक्स या फिजिक्स बोलने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। और फोर्थ थिंग हमने पढ़ी कि फोर्थ थिंग में हमने x की पावर n साइन x एंड कॉस x, हमने ये सीखा कि मैथ्स में तो कई सारे फंक्शंस बन सकते हैं, मैथ्स में तो कई सारा कुछ हो सकता है, बट जैसे होता है ना इंग्लिश या फिर हिंदी बोलने के लिए अगर हमें कुछ लिमिटेड अमाउंट की शॉर्ट ट्रिक्स या चीज़ें पता हो तो हम आसानी से बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको नेचर में क्या होता है, कुछ फंक्शंस अपने आप को बार 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 रिपीट करते रहते हैं हर इवेंट में, वो कुछ जगह वो ग्राफ क्या होता रहता है, या वो इवेंट में जो वो डाटा होता है वो अपने आप को क्या करता रहता है, इसी फॉर्मेट्स में क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो रिपीट करता रहता है तो हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में पहले से ही पढ़ के रख लेंगे। जैसे ही हमको उन बेसिक फंक्शंस के बारे में पता चल गया, हमने उसमें से 3 स्टडी कर दिए, कुछ और स्टडी करेंगे कल, उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे कि नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ्स की स्लोप आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।